बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है आपका जो है नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है, ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी, चलिए तो ऑटो इम्यूनिटी की जब बात करोगे आप लोग तो ऑटो इम्यूनिटी है क्या उसको देखते हैं। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब होता है, याद करिए आप लोग बोल रहे थे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या कि ऑटो इम्यूनिटी का मतलब है हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारे अगेंस्ट ही काम करने लगे। ठीक है, समझ में आई? तो यहाँ पर ऑटो इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि जो हमारी बॉडी जो है, इम्यून सिस्टम जो है हमारा, उसमें आप लोग बोलोगे इम्यून सिस्टम में क्या है आपका जो सेल्फ और नॉन सेल्फ, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, इनके बीच का जो डिस्क्रिमिनेशन था, याद करिए मैंने बोला था एडेप्टिव इम्यूनिटी की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है, टू डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। मतलब क्या हुआ, तो यहां पर जो ये डिस्क्रिमिनेशन है, तो अगर ये डिस्क्रिमिनेशन की बात करोगे आप, हमारी सेल्फ मतलब हमारी ओन बॉडी, ओन बॉडी, और नॉन सेल्फ का मतलब है जो आपका फॉरेन एंटीजन, फॉरेन पार्टिकल्स है। तो हमारा इम्यून सिस्टम इस ओन बॉडी के अगेंस्ट काम करने लगता है, फॉरेन के अगेंस्ट के अलावा ये क्या करने लगता है, ओन बॉडी सिस्टम के अगेंस्ट काम करने लगता है। यानी कि यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, आप बोलोगे लॉस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। ठीक है, क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करने लगेगा, वर्क्स अगेंस्ट द अगेंस्ट द अगेंस्ट द सेल्फ यानी ओन बॉडी सिस्टम के अगेंस्ट, तो उसको हम बोलेंगे ऑटो इम्यूनिटी। इतनी बात बेटा सभी को समझ में आ गई? गुरप्रीत, चलो वेरी गुड। अब इसके बाद में हम देखेंगे इनके एग्जाम्पल्स कुछ हैं। देखिए तो यहां पर आप बोलोगे सबसे पहला एग्जाम्पल है मास्थेनिया ग्रेविस, मास्थेनिया मास्थेनिया ग्रेविस। मास्थेनिया ग्रेविस की जब बात करोगे आप, मास्थेनिया ग्रेविस क्या है ये आप बोलोगे, यहां पर क्या होगा, देखिए ये मान लिया हमने नर्व इंपल्स कंडक्शन आपने पढ़ा होगा, यहां पर देखेंगे आप ये रिसेप्टर होते हैं एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर। कौन से रिसेप्टर होते हैं, एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर आके एसिटाइल कोलिन बाइंड करता है और काम होने लगता है, इंपल्स कंडक्शन होने लगता है। ठीक है, ये नर्व सेल का प्रॉपर्टी है हमारे। ठीक है, न्यूरॉन्स ऐसे काम करते हैं। बट अगर मास्थेनिया ग्रेविस हो गया तो यहाँ कहानी अलग हो जाएगी। इस एसिटाइल कोलिन से अब बेटा ये ना बाइंड करके कौन बाइंड करेगा, इसका जो है कॉम्पिटिटिव एक तरीके से देख लो, वो आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप बोलोगे कुछ ऐसी एंटीबॉडीज बनने लगेंगी जो जाके इसके रिसेप्टर से बाइंड कर, और यहाँ पर जब बाइंड कर जाएंगी तो एसिटाइल कोलिन बाइंड नहीं कर पाएगा, है ना, और बाइंड नहीं कर पाएगा तो ये आगे काम नहीं कर पाएगा, और इस तरीके से आप बोलोगे लेस इफेक्टिव नर्व कंडक्शन देखने को मिलेगा, है ना, मायोन्यूरल जंक्शन के ऊपर, और मसल्स का मूवमेंट वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हो आप कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेस इफेक्टिव नर्व कंडक्शन क्या देखने को मिलेगा, लेस इफेक्टिव नर्व कंडक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसकी वजह से आप बोलोगे मसल्स का जो मूवमेंट है, मसल्स का जो मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा।
ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया पहला माइस्थीनिया ग्रेविस। आपने सुना होगा, हमारे जो अमिताभ बच्चन साहब हैं, बिग बी साहब हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम है माइस्थीनिया ग्रेविस का। ठीक है, तो इंजेक्शन वगैरह लेते रहते हैं वो। चलो नेक्स्ट देखते हैं दूसरा। दूसरा माइस्थीनिया ग्रेविस के बाद में आप बोलोगे परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया की जब बात करोगे आप, तो परनीशियस एनीमिया है क्या? तो यहां पर आप बोलोगे जो एंटीबॉडी होती हैं वो किसके अगेंस्ट बनने लगती हैं? अगेंस्ट द, इसके अगेंस्ट बनने लगेंगी तो आप बोलोगे CIF, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। शायद आपको याद हो, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। हमारा जो स्टमक है उसके पास जो क्या होती हैं, आपकी ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं। याद है किसी को? यानी को पेटल सेल्स बोलते थे। तो ऑक्जेंटिक सेल्स जो थी वो क्या निकालती थी? तो एक तो HCl निकालती थी और दूसरा क्या निकालती थी? CIF। और इस CIF से बाइंड कौन करता था? तो अब लोग इससे बाइंड करता था आके जो है विटामिन B12, जिसको हम बोलते हैं कैसल एक्सट्रिंसिक फैक्टर, ये बाइंड करता था। तो ये बाइंड होने के बाद जो है आपका विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन हो जाता था। क्या हो जाता था? एब्जॉर्प्शन हो जाता था। अब विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन हो जाता था तो आपको देखने को ये कहानी मिलती थी। लेकिन अब होता क्या है, कभी कभी विटामिन B12 की जगह पे इससे बाइंड करने लगता है कौन? CIF से। तो कुछ एंटीबॉडीज जो बनती हैं CIF के अगेंस्ट, वो बाइंड करने लगती है। अब वो एंटीबॉडी अगर बाइंड कर जाएंगी इनसे, अगर वो एंटीबॉडी बाइंड कर जाएंगी तो आपको पता है क्या होगा? आप बोलोगे यहाँ पर जो है विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, नॉट एब्जॉर्ब। अब जब एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो आप बोलोगे विटामिन B12 इज नीडेड फॉर द मैच्योरेशन ऑफ RBC। तो RBC का मैच्योरेशन भी नहीं होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव एनीमिया टाइप का सिम्टम्स देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया परनीशियस एनीमिया, डिस्ट्रक्टिव एनीमिया। अब इसके बाद में हम तीसरा बोलेंगे हाशिमोटो डिजीज। तीसरा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कौन सा है? हाशिमोटो डिजीज। हाशिमोटो डिजीज। हाशिमोटो डिजीज की जब बात करोगे तो एंटीबॉडी बनेगी अगेंस्ट द किसके? तो आप बोलोगे थायराइड ग्लैंड के। जो थायराइड ग्लैंड है उसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने लगती हैं और उसी को हम बोलते हैं हाशिमोटो डिजीज। ठीक है, एक इसके बाद में चौथा आता है आपका, उसको बेटा हम बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। आपने पढ़ा भी है, गुरप्रीत ने भी लिखा भी था चैट में। क्या होगा? रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आप बोलोगे यहाँ पर क्या होगा? IgM। ठीक है, रूमेटॉइड में IgM जो है, इम्यूनोग्लोबुलिन जो है, वहां पर आपको देखने को क्या मिलेगा, उसका सिग्निफिकेंस हम देखते हैं थोड़ा। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर? इन्फ्लामेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन।
synovial fluid increases exerting pressure that causes पेन। ठीक है, तो ये कहानी हो जाएगी रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। फिर अगला देखते हैं यहाँ पर एक डिजीज होता है एडिशन डिजीज। इंडोक्राइन में हम लोग पढ़ेंगे इसको अच्छे से। एडिशन डिजीज, एडिशन डिजीज की जब बात करोगे आप तो यहाँ पर देखने को मिलेगा एड्रिनल ग्लैंड का जो है आपका प्रॉब्लम है। ठीक है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे उसको केमिकल कोऑर्डिनेशन में। इसके बाद वही चैप्टर पढ़ाऊंगा। चार क्वेश्चंस आते हैं वहां से केमिकल कोऑर्डिनेशन से, और इस वाले चैप्टर से भी 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। 4 क्वेश्चन तो जरूर आएंगे। तो ये होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलेटस, IDDM। ठीक है, तो यहाँ पर एंटीबॉडी कहाँ बनती है? अगेंस्ट द एंटीबॉडी अगेंस्ट द, किसके अगेंस्ट बनती हैं? अगेंस्ट द बी सेल्स। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद में बीटा सेल्स है। फिर आप इसके बाद में देखोगे ग्रैब डिजीज। ग्रैब डिजीज की जब आप बात करोगे तो यहाँ पर आप बोलोगे ओवर सिक्रीशन होने लगता है। किसका? ओवर सिक्रीशन ऑफ थायराइड। तो ओवर सिक्रेशन होता है थायराइड हार्मोन का, तो उसको बोलते हैं ग्रेव डिजीज। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है बेटा। जरूर सही से याद करके जाइएगा, एग्जाम्पल याद करके जाइएगा, बाकी कुछ नहीं पूछेगा आपसे। एग्जाम्पल याद कर लोगे आपसे सारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, बाकी इन डेप्थ में नहीं पूछेगा आपसे किसमें क्या होता है, किसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है, ये होता है, ये सब कुछ नहीं पूछने वाला। केवल आपसे पूछेगा यहाँ पर एग्जाम्पल ऑफ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, ये बताओ एड्स अभी तक पढ़ाया मैंने कि नहीं? पीछे बोर्ड्स चल रहे थे आपके, एड्स वाला टॉपिक पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? किसी को याद है? सर एड्स नहीं पढ़ा अभी। नहीं पढ़ाया ना? कैंसर पढ़ा दिया था ना? यस सर, कैंसर पढ़ा दिया था, ड्रग्स पढ़ा था। अच्छा, ड्रग भी पढ़ा दिया था ना? चलो ठीक है, यस तो केवल सर। यही लास्ट टॉपिक बचा है एड्स वाला, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसके प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग बेटा क्वेश्चंस कर लो, कहीं प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कर देना, भेज देना। क्वेश्चन बायो में क्या करवाना हो तो आप लोग कर ही लोगे, याद होगा आपको तो कर लोगे, है ना? उसमें टाइम वेस्टेज करने से बढ़िया कि हम थ्योरी थोड़ा पढ़ लेंगे, जो जो मेन चैप्टर्स हैं जिनमें क्वेश्चंस ज्यादा आने हैं। जैसे कि अभी इसके बाद में आपका जो चैप्टर मैं अगला स्टार्ट करूंगा वो है आपका क्या बोलते हैं इसको वो क्या बोलते हैं आपका केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, 11th का ही चैप्टर है वो। ठीक है, तो वो स्टार्ट करेंगे, तो वहां से क्वेश्चंस 4 आते हैं कम से कम आपके, तो वो चैप्टर्स हम पढ़ लेंगे, है ना? और क्वेश्चंस आप लोग करिए प्रैक्टिस घर पे। ठीक है, जहां प्रॉब्लम हो आप मैसेज कर दीजिए, कोई इशू नहीं, हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तुरंत आपको सॉल्यूशन दे देते हैं। सर एक बार वो भी बता दो कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ऐसे करके सारे चैप्टर का कौन से हाँ पहले ठीक कर। है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो मैं लिख के डाल दूंगा आपको। ठीक है, ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। ओके, ओके सर। हाँ, यहाँ पे वो टाइम खराब करने का कोई मतलब नहीं है, वहीं पे हमें लिख के देखो, फ्री होता हूँ किसी टाइम पे तो लिख के डाल दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। हम इसके बाद में एक टॉपिक है यहाँ पर एड्स, उसके बारे में डिस्कस करें। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो
डिफिशियंसी acquired immunodeficiency syndrome। तो इस वाले जो डिसऑर्डर में सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि होता क्या है इसमें। तो आप बोलोगे यहाँ पर ये डिसऑर्डर किसका है, इट इज द डिसऑर्डर ऑफ किसका डिसऑर्डर है, तो आप बोलोगे डिसऑर्डर ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का डिसऑर्डर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर टी हेल्पर सेल्स को टारगेट करता है जो वायरस है और उसको डिस्ट्रॉय करके खत्म कर देता है, उसको मार देता है। क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल आफ्टर द एड्स आप बात करोगे इन्फेक्शन बहुत स्लिम हो जाता है, तो इसी को हम और दूसरे नाम से भी जानते हैं, आल्सो नोन एज स्लिम डिजीज। क्या बोलते हैं, स्लिम डिजीज। स्लिम डिजीज भी बोलते हैं। फिर बेटा देखो इसके बाद में नेक्स्ट, इसके बाद में आप बोलोगे कि ये सबसे पहले डिस्कवर्ड कहाँ हुआ था, डिटेक्ट कहाँ हुआ, तो आप बोलोगे फर्स्टली डिटेक्टेड इन, कहाँ डिटेक्ट हुआ था, डिटेक्टेड इन होमोसेक्सुअल मेल्स in USA 1981 में सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप बोलोगे रेट्रोवायरस फैमिली का ये एंटीजन है, या इसी को हम बोलते हैं लेंटी वायरस। लेंटी वायरस फैमिली। ठीक है, यहां पर आप बोलोगे दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और एंजाइम आप बोलोगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यहाँ पर प्रेजेंट होगा, और दूसरा आपका प्रोटीएज। ये दो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं इसमें HIV वायरस के अंदर। ठीक है, जो लेंटी वायरस का जो फैमिली है, जो रेट्रोवायरस फैमिली, उसके जो है मेकअप की बात कर रहे हैं, जेनेटिक मेकअप की बात कर रहे हैं। दो मॉलिक्यूल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के, और एंजाइम जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोटीएज एक्टिविटी को रखता है। ठीक है, अब यहां पर आप बोलोगे इसका अगर स्ट्रक्चर हम देखें, अगर इसका स्ट्रक्चर देखें कुछ इस तरीके से बना लेते हैं थोड़ा। HIV वायरस का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा, और अंदर की तरफ आप ऐसे देख सकते हो, यहाँ पर भी एक लेयर होगी। ऐसे इस तरीके का स्ट्रक्चर। दूसरा देखिए आप,
ठीक है। तो इस तरीके से ये HIV का वायरस जो है उसका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपको, और यहाँ पर ऐसे भी बना सकते हो आप। तो मैं इसकी लेवलिंग कर दूंगा कहाँ पे क्या है, तो थोड़ा देख लीजिएगा। स्ट्रक्चर आपके NCERT में नहीं दिया, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। चलिए देखिए, सबसे पहले बाहर की तरफ जब आप आओगे, ये वाला तो आप बोलोगे ये ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई एक लेयर है जिसको हम बोलते हैं GP120, ठीक है। और ये बाइंड करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस रहते हैं इसके पास CD4 रिसेप्टर से बाइंड करने के, जो कि मैक्रोफेजेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और आप बोलोगे T हेल्पर सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो GP120, और दूसरा आप बोलोगे यहाँ पर ये वाला जब आप आओगे, दूसरा जो लेयर है इसका, जो ये डंडे दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं GP41, तो ये स्पाइक बोलते हैं इसको वायरसेस के केस में। दूसरा आप बोलोगे यहाँ पर ये वाला लेयर जो है ये लिपोप्रोटीन का बना हुआ है, इसका बना हुआ है, लिपोप्रोटीन का बना हुआ है। दूसरा देखो, लिपोप्रोटीन के बाद में आप बोलोगे यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये आपका P17 है, P17, ठीक है। और फिर इसके बाद में आप बोलोगे ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, जो कि DNA से RNA को बनाता है, ठीक है। सॉरी, RNA से DNA को बनाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये क्या करता है, आपका जो RNA होता है उससे DNA को बनाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। दूसरा ये एंजाइम आप देख रहे हो, कॉल लगा हुआ है, गोल गोल मैंने बनाया है जो ये वाला, इसको हम बोलते हैं प्रोटीएज। अभी लिखा भी हूं मैं आगे, प्रोटीएज एंजाइम ये होता है, ठीक है। तो ये प्रोटीएज हो गया, इधर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो गया, सारी चीजें देखने को मिलती हैं हमको। और ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA मॉलिक्यूल हो गए, ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA हो गया, ठीक है। सिंगल स्टैंडर्ड RNA हो गए। अब इसमें देखोगे आप, दूसरा जो हमारा है एक और लेयर, इसको हम बोलते हैं ये वाले को P24, ठीक है। ये तो P17 से लेके आप बोलोगे आपका P24 तक ये कोर पार्ट है वायरस, ऐसा पार्ट है, कोर पार्ट है। बाकी पूरा उसका एनवेलप है GP120 और GP41, ठीक है। गॉट इट? यस सर। चलो, अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं, कैसे ये काम करता है, क्या कहानी, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। चलिए, तो ये P17 है। हाँ, P17 बेटा है ये, P24, P17 ये वाला है, ये वाला। तो P का मतलब क्या है यहाँ पे? ऐसे ही प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर के बने हुए लेयर। ओके सर। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग यहाँ पर मैक्रोफेजेस सेल्स। ये हमने मान लिया कोई मैक्रोफेज सेल, मैक्रोफेज सेल, इसको हम ऐसे दिखाते थे मैक्रोफेज सेल को। मैक्रोफेज सेल को हम और बेटा क्या बोलते हैं, फैक्ट्री, फैक्ट्री ऑफ, क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ऑफ वायरस, है ना। HIV वायरस मतलब यहीं पे बनते हैं HIV वायरस, इनको इन्फेक्ट करके सबसे पहले अपना मल्टीप्लिकेशन यहीं से कराते हैं। तो कैसे कराएंगे, देखिए यहाँ आप बोलोगे मान लो ये CD4 टाइप के ये रिसेप्टर्स हैं, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, इनसे आके वायरस बाइंड कर गया, ठीक है, बाइंड कर गया। बाइंड करने के बाद ये अंदर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जब अंदर आएगा तो ये केवल कोर पार्ट को अंदर भेजता है,
जो भी पीछे बताया मैंने कोर पार्ट वो अंदर आएगा, बाकी सब एनवेलप जो है वो बाहर रह जाएगा। अब कोर पार्ट अंदर आ गया, कोर पार्ट में हमको पता है क्या है उसके पास, ये वाला कोर पार्ट था इस तरीके से। अब इसके पास जो है आपका, ये हमने खोल दिया, जो मॉलिक्यूल्स थे, 2 मॉलिक्यूल थे आरएनए के, ये हमको दिखाई देंगे, ठीक है। अब इस आरएनए से क्या बन जाएगा, तो इसके पास एंजाइम तो था ही, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, और ये आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या बना देगा, तो आप बोलोगे ये बना देगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है आरएनए से डीएनए बना देगा। क्या बना देगा बेटा, आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन कर देगा। अब जब आरएनए से डीएनए बन जाएगा तो ये चेंज हो जाता है, इसको हम बोलते हैं पीआईसी। क्या बोलते हैं, पीआईसी। पीआईसी का मतलब होता है प्री इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स, लिख सकते हैं प्री इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स, प्री इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये होगा। अब देखिए यहां पर इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट है इस मैक्रोफेज सेल का। अब ये प्री इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स यहां एंटर कर जाएगा। एंटर करने के बाद जो डीएनए है, ये तो डीएनए बना दिया इसने, आरएनए से डीएनए बन ही गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यही काम ही होता है। ये प्री इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स के जीन यहाँ पर आके इसमें सेट हो जाए। ये होस्ट का डीएनए ना, सेल का, मैक्रोफेजेस सेल का डीएनए, तो उससे जाके ये फिक्स हो जाएंगे। अब ये बेटा क्या करेंगे, अपना मैसेंजर आरएनए बनाने लगेंगे। ये आरएनए निकल के आएगा, प्रोटीन सिंथेसिस कराएगा, और जो पार्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मान लो कहीं का ये आपका एनवेलप है, कहीं और प्रोटीन है, ये तो प्रोडक्ट बना देगा। जो वायरस के प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कर देगा, और फॉर्मेशन करने के बाद क्या होगा, ये बाहर निकाल दिए जाएंगे। बाहर निकाल दिए जाएंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर, तो आप बोलोगे यहाँ पर जैसे बाहर निकाले जाएंगे तो आपको देखने को प्रोडक्ट जो वायरस होंगे वो बाहर निकाले जाएंगे। बाहर निकालने के बाद क्या होगा, तो आप देखोगे यहाँ पर ये असेंबल होके बाहर निकलेंगे और फिर से क्या बन जाएंगे, एचआईवी वायरस। अब ये क्या करेंगे, ये ढूंढेंगे टी हेल्पर सेल को, टी हेल्पर सेल को ढूंढेंगे और टी हेल्पर सेल को फिर इन्फेक्ट कर देंगे, उनको खत्म करने लगेंगे। और उनको खत्म करेंगे तो क्या होगा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का लॉस हो जाएगा, ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का लॉस हो जाएगा। यानी कि अब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो गया। अब वीक हो गया तो यहाँ पर कौन आएगा, डिफरेंट डिफरेंट एंटीजेंस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आने लगेंगे, ठीक है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आने लगेंगे और वो अलग अलग तरीके के डिजीज को कॉज कर देंगे। तो एक्चुअल में एड्स क्या था, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है। और वो सिम्टम्स किसकी वजह से आ रहे हैं, तो आप बोलोगे वो आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट एंटीजन की वजह से आ रहे हैं। क्लियर है ये बात कि नहीं? तो इस तरीके से हम लोग एड्स को पढ़ते हैं, ठीक है, सभी को समझ में आ गया? एड्स के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? क्या बेटा? एड्स के सिम्टम्स सिम्टम्स बेटा क्या होता है इसमें, जैसे ये इन्फेक्शन हुआ तो कभी कभी इसका जो है इन्फेक्शन बहुत साल बाद दिखता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फीवर आना, हेडेक होना, बॉडी वीक हो जाना, एकदम स्लिम हो जाना, मतलब इम्यून सिस्टम हमारा काम नहीं करेगा। तो जो एंटीजन के अगेंस्ट हमारा बॉडी लड़ रहा था, कोई एंटीजन बाहर से आ रहा था तो लड़ रहा था, लेकिन अब लड़ नहीं पाएगा। अब क्यों नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि हमारे पास टी हेल्पर सेल है ही नहीं, और टी हेल्पर सेल नहीं है तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो गया हमको, हम अब बच नहीं सकते। तो वो पूरा ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है, एक नहीं है, बहुत सारा, जितना होना होगा सारा हो जाएगा। स्लिम हो जाएगा, एकदम फीवर आएगा, मतलब उसको आप मरने से तो नहीं रोक पाओगे लेकिन डिले कर सकते हो, है ना, जिंदा रख सकते हो अगर प्रॉपर केयर हो और अच्छे से एक्सरसाइज वगैरह करे तो सबसे बच सकता है। लेकिन तो इसमें 2-3 साल से तो ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा ना इंसान। वही, वो डिपेंड करता है बेटा, इन्फेक्शन कब हुआ है, कितना टाइम हुआ है, उसके बाद उसका मतलब, हाँ 3 साल का नहीं, 10-10 साल तक भी लोग जिंदा रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वही मैंने बताया कि प्रॉपर इंटेंसिव केयर उनकी हो रही कि नहीं हो रही। अगर प्रॉपरली केयर नहीं होगी तो उनकी डेथ हो जाएगी जल्दी, लेकिन मरना तय है, क्योंकि इलाज तो अभी भी नहीं है, कोई काम चल ही रहा है, ठीक है।
ओके सर। अब इसके बाद में यहाँ पर देखोगे, इसका इरेडिकेशन के लिए बहुत सारे प्रोग्राम भी चलाए गए थे, मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। और दो चीजें और याद रखना आप, एक यहाँ पर कहता है नेपको इंडिया और एनजीओज, एनसीईआरटी का लाइन है, इनके फुल फॉर्म याद कर लेना, ठीक है। नेशनल एड्स जो है आपका कमिटी ऑर्गेनाइजेशन करके है, और एनजीओज का नॉन गवर्नमेंटल जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये देख लेना। नेपको जो अवेयर करने के लिए वो है, पूरा संगठन है, कमेटी है, उसको बोलते हैं नेपको इंडिया। चलो अब देखते हैं अगला एक छोटा सा टॉपिक है ट्रांसप्लांटेशन। छोटा सा टॉपिक है ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन की जब बात करोगे आप, तो पहला एक बोलोगे आप ऑटोग्राफ्ट। क्या बोलोगे? ऑटोग्राफ्ट, ठीक है। ऑटोग्राफ्ट में देखिए हमारा बॉडी है, ठीक है, खुद का बॉडी है, और यहाँ पर मान लो इस जगह पे कोई एक ऑर्गन है, और यहाँ पर कोई ऑर्गन डैमेज हो गया है, इस जगह पे डैमेज हो गया, इस पर्टिकुलर जगह से हम इस चीज को निकाल के इस डैमेज वाली जगह पे लगाते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑटोग्राफ्ट। एक ही बॉडी में ऑर्गेनिज्म देयर ओन बॉडी पार्ट ट्रांसप्लांटेड, जैसे हेयर का ट्रांसप्लांट, दूसरी जगह से हेयर्स निकाल के कहाँ लगा दिए गए, तो आप बोलोगे वो हेयर्स लगा दिए गए कहाँ पर, जो है आपका जो डैमेज वाली जगह थी वहां लगा दिए, ठीक है। तो उसको ऑटोग्राफ्ट बोलते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा आप बोलोगे आइसोग्राफ्ट। आइसोग्राफ्ट की जब आप बात करोगे तो देखिए यहाँ पर दो हैं से, तो आप बोलोगे ट्विंस हैं ये दोनों, और ट्विंस हैं तो जेनेटिकली सेम होंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। जेनेटिकली क्या है ये बेटा? आइडेंटिकल, दोनों एक ही जैसे जो है उससे बने हुए ना, जाइगोट से, तो जेनेटिकली आइडेंटिकल है। तो यहाँ देखिए इनको हम आराम से इनके में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, इनका ऑर्गन इनको दे सकते हैं, तो इसको बोलते हैं आइसोग्राफ्ट। तीसरा देखिए, ऑटोग्राफी जो ग्राफ्ट है उस पे हम मतलब कि प्लास्टिक सर्जरी भी ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल। आइसोग्राफ्ट के बाद में आप बात करोगे एलोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट का मतलब समझिए बेटा क्या होता है। एलोग्राफ्ट में आप बोलोगे यहाँ पर दो कोई इंडिविजुअल हैं, लेकिन दोनों जो हैं वो कैसे हैं, आप बोलोगे डिफरेंट हैं। स्पीशीज जो है, स्पीशीज सेम है लेकिन जेनेटिकली डिफरेंट है। स्पीशीज सेम, दोनों स्पीशीज सेम है लेकिन जेनेटिकली क्या है? डिफरेंट, जेनेटिकली डिफरेंट है। तो इनके बीच में जो ट्रांसप्लांटेशन होता है उसको बोलते हैं एलोग्राफ्ट, ठीक है। ऐसे एक होता है जीनोग्राफ्ट। जीनोग्राफ्ट की जब बात करोगे आप, तो जीनोग्राफ्ट में क्या होता है बेटा, यहाँ पर एकदम अलग ही कहानी है। जीनोग्राफ्ट स्पीशीज ही डिफरेंट होगी, ये स्पीशीज 1, ये स्पीशीज 2, दोनों अलग अलग हैं। तो इनके बीच में अगर ट्रांसप्लांटेशन होता है तो इसको हम बोलते हैं, ठीक है, पर क्या होगा देखो, अगर स्पीशीज डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज है, तो उसको हम बोलते हैं जीनोग्राफ्ट, ठीक है। अब होता क्या है, जब हम कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाते हैं बॉडी के अंदर, तो वहां पर क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट काम करता है, तो उसको बोलते हैं रिजेक्शन रिस्पॉन्स, ठीक है। ये एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है रिजेक्शन रिस्पॉन्स के बारे में, ग्राफ्ट रिजेक्शन रिस्पॉन्स। तो इसको आप बोलोगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से होता है। जो सेल होती है, इम्यून सेल्स हमारी, वो आके उस ग्राफ्टेड पार्ट को मारने लगती हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने लगती हैं, क्योंकि वो फॉरेन बॉडी है ना, बाहर से हम लगाए, तो उसको कम करने के लिए, सप्रेस करने के लिए इम्यूनो सप्रेसर ड्रग दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? इम्यूनो सप्रेसर ड्रग दिए जाते हैं, जैसे आपके जो होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल दिए जाते हैं।
ठीक है। दूसरा देखोगे आप कोर्टिसोल के अलावा, तो आप बोलोगे यहाँ पर कुछ ड्रग भी होते हैं, साइक्लोस्पोरिन ड्रग, साइक्लोस्पोरिन पढ़ा होगा आप लोगों ने। साइक्लोस्पोरिन प्रोड्यूस्ड बाय ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है। तो उनके थ्रू भी ये ड्रग दिया जाता है और इम्यूनोसप्रेसर ड्रग होता है साइक्लोस्पोरिन, ठीक है। और ये क्या करता है, कुछ टाइम तक ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, ठीक है। क्लियर है? नहीं, पेन वाला तो अलग हो गया, पेन का तो अलग ड्रग बहुत सारे आते हैं ना, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग वगैरह आते हैं, वो दिए जाते हैं। लेकिन साइक्लोस्पोरिन होता है वो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है, जिससे हमारी सेल्स जो हमने डाला है ऑर्गन नया, उसको डैमेज ना करे, ठीक है। ये सर फिर जिस हाँ पर्सन का ट्रांसप्लांटेशन हुआ है उसे लाइफ टाइम के लिए ये लेनी पड़ती है? हाँ बेटा, लाइफ टाइम के लिए लेना पड़ता है, ठीक है। बड़ा बच के रहना पड़ता है उसको बाहर के एनवायरनमेंट से। चलो, तो ये चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया आपका, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कम से कम 4 क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आते हैं नीट में इस पर्टिकुलर चैप्टर से। आप लोगों के पास सारे वीडियो लेक्चर्स होंगे, अगर ना भी वीडियो लेक्चर हो तो मैं फिर से बता रहा हूँ, आप लोग एक यूट्यूब चैनल है मेरा बायोट्री के नाम से, ठीक है। उस पे ये पूरा 3-3.5 घंटे का पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप वहां से भी देख सकते हो, अगर रिवीजन करना है वन शॉट में तो वहां से भी देख सकते हो, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। पूरा दिया हुआ है वहां, ठीक है। बिल्कुल लग जाओ, मेहनत करके क्रैक कर दो, ठीक है। चलो आज के यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लगभग 4 क्वेश्चन आते हैं, वहां से 5 भी आ सकते हैं, 4 तो आने ही नहीं। 4 क्वेश्चंस का वो पूरा चैप्टर है और 4-5 क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे उसको, ठीक है। बाकी आपका बायोमोलिक्यूल नहीं पढ़ाए हैं हम अभी, और बायोमोलिक्यूल के अलावा आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बाकी जो सारे चैप्टर्स हो गए थे ना। जूलॉजी में सारे कुछ चैप्टर करवा देंगे, बस यही बचे हुए चैप्टर, लेकिन अब केमिकल कोऑर्डिनेशन पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अगली क्लास। ओके सर। चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।